हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, yes, first question is sexual possessiveness is the theme of Shakespeare's. Options हैं Coriolanus, Julius Caesar, Henry IV Part 1, A Midsummer's Night Dream. देखिए, एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्या कि अगर सेक्सुअल जेलेसी की बात करी जाए, सेक्सुअल जेलेसी की, तो वो किसकी थीम हो जाती है? वो थीम है किसकी? ओथेलो की। ओके, और यहाँ पे बात कर रहा है सेक्सुअल पजेसिवनेस की। तो ये किस प्ले की थीम है शेक्सपियर के? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सेक्सुअल पजेसिवनेस जो थीम है वो है मिडसमर नाइट ड्रीम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट इज अ कॉमिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, अगर रिटर्न करने की बात करें तो ये लगभग लिखा गया था 1595 या 96 में। ओके, ये 97 भी लिखा हुआ है बहुत सी बुक्स में। इट इज अ कॉमिक प्ले। इट पोर्ट्रेज द इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस एंड ड्यूक ऑफ एथेंस to Hippolyta. Okay, now moving to the next question. Question second. Farce is an exaggerated form of which of the following? देखिए, फार्स जो है वो किसकी एग्जेजरेटेड फॉर्म है, मतलब किसका बढ़ा चढ़ा वाला रूप है। ठीक है, ऑप्शन है ट्रेजिक कॉमेडी, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी। तो फार्स क्या होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, फार्स बेसिकली कॉमेडी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ फार्स इज एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी. इट इज अ ड्रामेटिक पीस intended to make the audience laugh and relying less on plot and character than an exaggerating improbable situation. Okay, now moving to the next question. Question number third is, when one says that someone is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to. देखिए, जब कोई इस तरीके से बोलता है कि someone is no more, या फिर ये कहता है कि someone has breathed her his last breath. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? अगर लिटरेचर की लैंग्वेज में पूछा जाए तो ये क्या है? ऑप्शन है यूफीज्म है, यूफोनी है, अंडरस्टेटमेंट है, या फिर यूफिमिज्म है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसे बोलते हैं यूफिमिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूफिमिज्म इज सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली। ठीक है, हम डायरेक्टली ना कह के किसी चीज को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे यूफिमिज्म। ओके, जैसा कि यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कहा गया कि ही हैज एक्सपायर्ड। ओके, इन्होंने कहा है समवन इज नो मोर। ओके, तो ये क्या है, बात को घुमा फिरा कर ये इनडायरेक्ट वे से कहना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Which one of the following is not a poem by कमला दास? इनमें से आपको बताना है कि कमला दास की पोएम कौन सी नहीं है। ऑप्शन है द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तेजरी और अ हॉट नून इन मालाबार। तो कौन सा वर्क कमला दास का नहीं है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, तो देखिए, द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अ हॉट नून इन मालाबार, वो ऑल आर रिलेटेड टू कमला दास। ठीक है, ये सभी रिलेटेड हैं कमला दास से, लेकिन तेजुरी,
This is not written by Kamala Das. Tejri is the name of a series of poems written in 1976 और किसने लिखी है इन्हें? अरुण कोलातकर, ठीक है, he is the writer. An Indian poet who wrote in Marathi and English. This poem is not written by Kamala Das. Whether the Freaks, My Grandmother House and A Hot Noon in Malabar are written by Kamala Das. Moving to the next question. Question number 5 is, which of the following lines is written by Walt Whitman? तो इनमें से बताना है कि कौन सी लाइन्स वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं. फर्स्ट है, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड. ओके, नेक्स्ट है, अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट it is there. To symphony with hopes and fears it he did not. None of the above. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी लाइन वॉल्ट विटमैन की है? देखिए ये लाइन है, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. तो आपको बताना है कि हेमिंगवे का वर्क कौन सा है इनमें से. ऑप्शन है, अ फेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फिस्टा, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए हेमिंगवे का जो वर्क है उसका नाम है फेस्टा. आई होप बैकग्राउंड साउंड आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी. ठीक है, तो फिस्टा क्या है, मतलब हेमिंगवे के द्वारा लिखा हुआ वर्क इनमें से अगर देखा जाए तो फिस्टा है, क्योंकि फेबल तो अभी हमने देखा कमला दास का था. ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर दिस इज नॉट रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. तो इसका राइट आंसर है फिस्टा. फिस्टा मतलब क्या है? फिस्टा द सन आल्सो राइजेज. अगर इसका पूरा टाइटल पूछ लिया जाए तो वो क्या है? द सन आल्सो राइजेज. 1926 नॉवल. तो हम कहाँ थे? हम फिस्टा की बात कर रहे थे. फिस्टा अगर इसका पूरा टाइटल पूछ लिया जाए तो वो क्या है? द सन आल्सो राइजेस. ओके, इट इज अ 1926 नॉवल. ठीक, बाय अमेरिकन अर्नेस्ट हेमिंगवे. पोर्ट्रेज अमेरिकन एंड ब्रिटिश expertise who travel from Paris to the festival of sun farming in Pamplona to watch the running of the bulls and bullfights. Moving to the next question. Question number 7. Which novel written by Faulkner is about World War I and its aftermath? तो विलियम फॉकनर का कौन सा नॉवल है जो रिलेटेड है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से और उसके बाद हुई हानियों से? ऑप्शन है, सोल्जर्स पे, सैल्टरीज, द साउंड एंड फ्यूरी एंड सेंचुरी. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. फॉकनर का ऐसा कौन सा वर्क है? यस, इस वर्क का नाम है सोल्जर स्पेस. ठीक है, Soldier Space is the first novel published by the American author William Faulkner. It was originally published by Bonnie and Lever Wright in February 25, ठीक है, 25 और 1926 को. The plot of Soldier's Space revolves around the return of a wounded aviator home to a small town in Georgia following the conclusion of the First World War. Okay. Now moving to the next question. Question number 8. A Farewell to Arms by Ernest Hemingway is chiefly a story about in a realistic way. बताइए. A Farewell to Arms जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे का is chiefly a story about dash in a realistic way. ऑप्शन है, War and Love, Friendship of Army Men, Conspiracy, Conflict between Men and Arms. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए.
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इसकी थीम देखी जाए तो वार एंड लव की है, ठीक है। A Farewell to Arm is a novel of love affair, okay, between the expatriate American Frederick Henry and Catherine. This novel was written by Ernest Hemingway and published in 1829. ये भी ध्यान रखना है कि कब पब्लिश हुआ है, 1829 को हुआ है। Now moving to the next question. Question number 9 is, in which among the following novels did Hemingway use the term the lost generation in the epigraph? तो बताइए नीचे दिए गए नॉवेल्स में से किसमें हेमिंगवे ने द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ ये लिया है, मतलब ये इंक्लूडेड है उसमें, हेमिंगवे के किस वर्क में? ऑप्शन है अ मूवेबल फीस्ट, फॉर होम द बेल टॉल्स, अ फेयरवेल टू आर्म, द सन आल्सो राइजेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, कौन सा ऐसा नॉवल है जिसमें हेमिंगवे ने यह टर्म यूज की है, द लॉस्ट जनरेशन इन एपिग्राफ? तो उस वर्क का नाम है द सन आल्सो राइजेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द सन आल्सो राइजेस इज अ नॉवल बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे। इट वाज पब्लिश्ड इन 1926। द नॉवल portrays American and British expatriates who travel from Paris to the festival of Saint Firmin in Pamplona to watch the running of the bulls and bullfight. Okay? Moving to the next question. Question 10 is, the expression I do not love, I can't love, it is not in my nature of love appear in। बताइए ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं या ये लाइंस हैं कहाँ अपीयर होती हैं? ऑप्शन है द सनशाइन कैट, अ हॉट नून इन मालाबार, फिलॉसफी, एंटरप्राइज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये एक्सप्रेशंस कहाँ देखने को मिलती हैं? आई डोंट लव, आई कांट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये हमें देखने को मिलती है द सनशाइन कैट में, ठीक है। द अबव एक्सप्रेशन अपीयर इन कमला दास का जो वर्क है द सनशाइन कैट। इट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम टाइटल समर इन कैलकाटा एंड shows the difference between lust and love in very convincing manner. It is a personal poem having universal implication. Okay, now moving to the next question. Question number 11th is, what is the rhyme scheme of the road not taken? तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है बेसिकली? और इसमें ऑप्शंस में राइमिंग स्कीम ना देके क्या दिया गया है? मीटर पूछ लिया गया है कि कौन सा मीटर यूज किया गया है। आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक हेक्सामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर, ये ट्राई की। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इस पोएम की अगर हम उसकी बात करें राइमिंग स्कीम की, तो वो है ए बी ए बी, ठीक है। ये इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, ठीक है, 5 लाइन स्टैंजा की। ओके, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन इज ए बी एंड द मीटर ऑफ दीज लाइन्स एज आइम्बिक टेट्रामीटर। और मीटर कौन सा यूज होता है? आइम्बिक टेट्रामीटर का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड बोथ दैट मोर इन इक्वली ले, ठीक है, 2 foot 1 syllable. Okay, now moving to the next question. Question number 12. In Night of the Scorpion, the narrator's father is mentioned not as someone. बताइए, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत ही फेमस वर्क है, इसमें नरेटर के जो पिताजी हैं इज मेंशन नॉट एज समवन। वो किसकी तरह मेंशन नहीं है? ऑप्शन है स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, trying every curse and blessing, analyzing karma's explicitity। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर है एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, द नरेटर्स फादर इज मेंशन नॉट एज समवन एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी। ओके, ये मेंशन नहीं है उसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज Robert Graves in Broken Images and thus he is a new confusion of his understanding in a new understanding of my confusion। तो बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन है कियासमस है, कथारसिस है, इन्वर्जन है, जुग्मा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, लाइन फिर से पढ़ते हैं। ही इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। तो क्या होगा यहां पर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे कियासमस को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज in Night of Scorpion the narrator's father is mentioned not as someone। I think ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, my apology। moving to the next question। question number 15 is, just a minute, yes, Robert Graves in Broken Image ends thus। आई थिंक इसमें भी हमारी मिस्टेक हो गई है। दो क्वेश्चन में आज के में हमारे में एरर है, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को स्किप कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड हैज़ डेडिकेटेड टू। तो आपको बताना है टी.एस. इलियट का जो द वेस्टलैंड है वो किसे डेडिकेटेड है? ऑप्शन आपके सामने है, शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब, इज़रा पाउंड, मिल्टन। तो किसे डेडिकेटेड है? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि आप देख के ही पहचान गए होंगे, वेस्टलैंड किसे डेडिकेटेड है? इज़रा पाउंड को। ओके, द डेडिकेशन इज फॉर इज़रा पाउंड, इल मिगिलस फैब्रो, ठीक है। इट मीन्स द बेटर क्राफ्ट्समैन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 इज टी.एस. इलियट्स वेस्टलैंड कंक्लूड विद अ फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज? वेरी इजी क्वेश्चन। टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है वो जब कंक्लूड होता है, मतलब उसके एंड में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है? जो फ्रेज लिखी गई है वो किस लैंग्वेज में है? ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसके एंड में जो लिखी गई है ना लाइन, वो है दाता, द्याध्वम और दम्याते, ठीक है, शांति शांति शांति, इस तरीके से है। तो ये कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है वेस्टलैंड जो है वो पब्लिश कब होती है? 1922 में होती है। ओके, और टी.एस. इलियट का बहुत ही वाइड स्प्रेड वाला वर्क है, इसमें इन्होंने टोटल 5 सेक्शंस लिखे हैं, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मुल्कराज आनंद अबाउट one of his female characters says Gauri is my tribute to Indian womanhood। in which novel does Gauri appear? देखिए मुल्कराज आनंद मतलब अपने एक कैरेक्टर के बारे में ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमनहुड, ठीक है। तो गौरी नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में है ये आपको बताना है। ऑप्शन है द रोड, ओल्ड वुमन एंड द काउ, अनटचेबल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। क्या होगा इसका राइट आंसर? गौरी नाम का कैरेक्टर कहां देखने को मिलता है हमें? ये देखने को मिलेगा हमें द ओल्ड वुमन एंड दी काउ के लिए, ठीक है, द ओल्ड वुमन एंड दी काउ। और ये पब्लिश कब होता है? 1960। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मुल्कराज आनंद्स फादर वाज अ क्लर्क इन। बताइए
मुल्कराज आनंद यानी कि M.R. आनंद के जो पिताजी थे वो क्लर्क कहाँ पे थे? ऑप्शन है अ पोस्ट ऑफिस, अ बैंक, द आर्मी, द नेवी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो क्लर्क थे वो थे आर्मी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Disassociation of sensibility was introduced into literary criticism by T.S. Eliot in his essay on option A Milton, metaphysical poets, poetry and poets, the navy। क्या होगा इसका राइट आंसर? Disassociation of sensibility is a literary term first used by T.S. Eliot in his essay The Metaphysical Poets। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार किसने यूज किया? T.S. Eliot ने। ओके, It refers to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in 17th century poetry। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू दी नेक्स्ट। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हो।